तो प्रणाम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये 6 सेमेस्टर के लिए फिजिक्स की क्लास है, जिसमें हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें है इवाल्ड्स मेथड। इवाल्ड, अभी थोड़ा सा इसे रफ करके थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक बड़े अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं। इवाल्ड्स मेथड, इस मेथड का नाम है इवाल्व्स मेथड। ठीक, अब आप समझो ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। आपने पढ़ा था ब्रैग्स लॉ एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए, याद है। एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए आपने ब्रैग्स लॉ पढ़ा था, याद है, जो लैटिस प्लेन्स के लिए था। किसके लिए था? लैटिस प्लेन्स के लिए। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेके उसके लिए जो कंडीशन आई थी, ये वाली कंडीशन आई थी, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। याद है किसके लिए था? ये लैटिस के लिए था। लैटिस के लिए, जिसमें लैटिस के लिए आ जाते थे लैटिस प्लेन्स। ये आपको थोड़ी धुंधली धुंधली इमेज याद होगी, लेकिन अगर हम आपसे बात करें किसकी, लैटिस की। लैटिस कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के होते हैं। सर 2 कौन कौन से? अरे एक तो डायरेक्ट लैटिस, धुंधला धुंधली इमेज बनाओ, कल की क्लास में डिस्कशन किया था। और एक होता है रेसिप्रोकल लैटिस। होते हैं ये, एक तो डायरेक्ट लैटिस होता है और एक रेसिप्रोकल लैटिस होता है। हाँ सर जानते हैं। अब जो ये ब्रैग्स ने अपना लो दिया था, ये लो दिया था डायरेक्ट लैटिस के लिए। किसके लिए? डायरेक्ट लैटिस के लिए। लेकिन हम डील करते हैं किसमें? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ज्यादातर रेसिप्रोकल लैटिस के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन की हमें कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी कैलकुलेशन, हमारी अजम्पशन सब आसान हो जाती हैं। लेकिन जो ब्रैग्स लॉ था, ये तो डायरेक्ट लैटिस के लिए था। तो इवाल्ड ने ब्रैग्स लॉ को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि वो रेसिप्रोकल लैटिस में भी एप्लीकेबल हो जाए। ध्यान से समझो, जो ये कंडीशन थी 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, किसकी? ब्रैग्स लॉ की। ये डायरेक्ट लैटिस के लिए थी। तो इवाल्ड्स ने इसे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, इस तरीके से बनाया। तो इवाल्ड्स मेथड को चांद मेरे शेर शेरनियों इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन। तो एक इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया कि इसे हम रेसिप्रोकल लैटिस के फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया। तो जिस वजह से हमें इवाल्व्स मेथड पढ़ना है, और आपको पता चल गया इवाल्व्स मेथड है क्या। पहले एक बार फटाफट इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसे सड़ा दूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? क्यों? क्योंकि फिर मैं पूरे को लिख लिख के सड़ा देता हूं, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है। तो यहां पे देखो क्या है, इवाल्व्स मेथड है। इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, मतलब उन्होंने एक फिगर बना के दिखाई थी ज्योमेट्री के दिन, यानी कि स्फीयर लिया था उन्होंने एक। ठीक, टू गेट आ रिलेशन बिटवीन वेव वेक्टर के। सर ये वेव वेक्टर क्या है? आपको याद हो हल्का हल्का सा धुंधली सी इमेज कि वेव वेक्टर के होता है, ये किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई लैम्डा के, जिसे एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, एक वेव नंबर आ रहा था रिजल्ट में, तो वेव नंबर लिया एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। यानी कि इन्होंने के में और डायरेक्शन में, किसमें? रेसिप्रोकल लैटिस की मदद से एक्सरे बीम की डायरेक्शन में एक रिलेशन निकाला था। किन्होंने? इवॉल्व्स ने एक कंस्ट्रक्शन देकर। लेट अस कंसिडर ए रेसिप्रोकल लैटिस। हमने क्या करा? रेसिप्रोकल लैटिस मान ली जाए, लैटिस मान दो डॉट, तो हमने यही रेसिप्रोकल लैटिस के लिए मान लिए। ठीक, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र का है अगले पेज पर। ड्रॉ ए वेक्टर ओए ऑफ लेंथ। हमने एक वेक्टर खींच दिया ओए लेंथ का। कितनी लेंथ का? के लेंथ का। और के बराबर कितना? 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक, इतनी लेंथ का हमने एक वेक्टर खींच दिया ओए। तो पहले तो हमने लैटिस माने और एक को सेंटर मान के एक वेक्टर खींच दिया ओ ए, जिसकी लेंथ कितनी थी? के, और इसे लेके एक स्फीयर, रेडियस लेके स्फीयर ड्रॉ कर दिया।
इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम, जिस डायरेक्शन में बीम जा रही है एक्सरे की, ठीक, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओ एंड टर्मिनेटिंग एट एनी रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है, जो किसी पॉइंट ओ से चल रहे, वो ओ पॉइंट कहीं भी हो सकता है और बिंदु ए पर जाकर मिल रही है। इसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो ऐसे हमने लैटिस पॉइंट मान लिया टू 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 टू, ये पॉइंट है बेटा, ये मैं जल्दी के चक्कर में ऐसा कर रहा हूं, ठीक। तो एक्सरे आपकी ऐसे आ रही थी, तो एक्सरे की डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर मान लिया, लैटिस वेक्टर, ये ऐसे मान लिया, जो किसी भी ओरिजिन ओ से चल रहा था और पहुंच कहां रहा था, किसी भी लैटिस पॉइंट पर। समझना, चला तो ओरिजिन ओ से था, ये ओरिजिन लैटिस पॉइंट पर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पहुंच रहा है वो लैटिस पॉइंट ही है ए, ओ ए, जो ओ से स्टार्ट हुआ और टर्मिनेट कहां जाके पहुंच गया, ए पे। इस ओ ए को लेकर हमने क्या खींच दिया, एक सर्कल खींच दिया, क्या खींच दिया, एक सर्कल खींच दिया, और इस सर्कल पे ये रेसिप्रोकल लैटिस था, यहाँ कोई रेसिप्रोकल लैटिस आ रहा होगा, इन दोनों को मिलाने पे हमें क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल वेक्टर जी। किसी किसी बुक में आर भी मानना हुआ है, तो आप जी भी मान सकते हो, आर भी मान सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ही क्यों है? अरे यार, जब एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट तक जाते थे तो ये होता था ट्रांसलेशन वेक्टर, मैंने डिस्कशन किया था, क्या होता था, ट्रांसलेशन वेक्टर। ऐसी इस बार ये लैटिस पॉइंट नहीं है, देखो अगर आपको याद हो, क्या है ये, रेसिप्रोकल लैटिस, ये रे रेसिप्रोकल लैटिस, ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट है। तो ये इस बार जब लैटिस को मिला रहे थे तो ट्रांसलेशन वेक्टर मिल रहा था, अब रेसिप्रोकल लैटिस को मिला रहे हो तो रेसिप्रोकल वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे एक लैटिस वेक्टर था और एक यहाँ पे, तो इसे मिला के मुझे क्या मिला, एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मिला। इसकी लंबाई मैंने के माननी थी 2 पाई बाई लैम्डा, और इसकी लंबाई कितनी होगी, आर। समझ गए वाली बात? तो हमने ये जस्ट यही लिखा हुआ है, टेकिंग ओ एज सेंटर ड्रॉ अ स्फेयर, सर्कल नहीं है वो, स्फेयर है, 3D शेप है, ऑफ रेडियस ओए, ओए रेडियस को लेकर पूरा स्फेयर खींच दिया। दिस स्फेयर इज नोन एज रिफ्लेक्स स्फेयर। ऑब्जेक्टिव वाले इस बात का ध्यान रखें कि इस स्फेयर को रिफ्लेक्सिव स्फेयर बोला जाता है। सपोज दिस स्फेयर इंटरसेक्ट ए पॉइंट बी ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस, मैंने यही तो बताया था कि यो स्फेयर किसी रेसिप्रोकल दूसरे लैटिस को पॉइंट बी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। द वेक्टर ए बी इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी। तो जो ये वेक्टर है ए बी, इसका ही के नाम क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है। एंड नॉर्मल टू द सेट ऑफ द डायरेक्ट लैटिस प्लेन विद इंडिसेस। बेटा लैटिस प्लेन्स यही तो होंगे, या ऐसे मानने थे हमने, तो देखो अगर ऐसे मानते हैं तो ये क्या इसके नॉर्मल नहीं है? हमने जब लॉव्स मेथड पढ़ा था, याद है, सॉरी ब्रैग्स लॉ, तो उसमें ये पॉइंट मान के ऐसी तो लैटिस प्लेन मानने थे और एक्स रेज ऐसे डाल ली थी, तो लैटिस प्लेन ये हो गया, तो हमारी जो ये है इसके क्या नॉर्मल नहीं हो गया? समझ गए बेसिक सी चीज? चलो ये हम समझ गए। अब इसकी एक अच्छी सी फिगर मैंने आगे बनाई हुई है, ये देखो, ये सब क्या हो गया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। यहाँ हमने कोई भी सेंटर ओ मानना और के लेंथ का एक लैटिस वेक्टर खींच दिया, और फिर इसे रेडियस लेके एक सर्कल, सॉरी स्फेयर ड्रॉ करा। ये स्फेयर किसी लैटिस पॉइंट को बी पर कट कर रहा है, तो ये ए बी क्या हो गया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो गया। बताओ, यहां तक तो कोई समस्या नहीं, बेसिक सी चीज है। अब आप एक चीज बताओ, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए हो, कौन सा, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये मेरे पास क्या होता था, वेक्टर, एक वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर ए मान लूं, ये वेक्टर बी मान लूं, तो ये वेक्टर क्या होता था, रिजल्टेंट, और ये किसके बराबर होता था, ए प्लस बी के। तो अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे मिला दूं तो क्या ये रिजल्टेंट ना हो जाएगा किसके, ए प्लस बी के? ए की जगह क्या है, के वेक्टर प्लस जी वेक्टर, यही तो बनेगा, ठीक है। यहां तक इस बात में तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको एक चीज और दिख रही है कि जो ओ है और ओ बी है, ये रेडियस है स्फीयर की, तो ये तो इक्वल होनी चाहिए। देखो फ्रॉम फिगर इट इज
क्लियर दैट, ये सब इवॉल्व ने किया था, इट इज क्लियर दैट OA and OB are the radius of sphere। स्फेयर की क्या है चांद मेरे, ये रेडियस है। बेसिक सी चीज है। अब स्फेयर की रेडियस नहीं है तो ये आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पर सर ये इक्वल नहीं है, इक्वल है ये जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर से डायरेक्शन बदल जाती है, तो अभी हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे। दैट इज, अर्थात जो के वेक्टर है वो किसके बराबर है, के वेक्टर प्लस जी वेक्टर के। दोनों रेडियस ही तो है, या मैं इसे ऐसे लिखूं, दैट इज OA इज इक्वल टू OB वेक्टर। और OA कितना है, के वेक्टर बराबर के वेक्टर प्लस जी वेक्टर। अब मैंने दोनों तरफ के स्क्वायर कर दिया, तो जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, के मोड का स्क्वायर कर दूं बराबर मोड का स्क्वायर कर दिया, तो मोड का स्क्वायर तो के स्क्वायर ही हो गया। यहाँ क्या हो गया, के प्लस जी, यही तो बैठेगा इंटू के प्लस जी। बीच में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आता है जब मोड का स्क्वायर करते हैं, याद होना चाहिए आपको। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के डॉट के प्लस के डॉट जी प्लस जी डॉट के, यही तो होगा, और प्लस जी डॉट जी। इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अब आपको पता है ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के, तो के स्क्वायर बराबर ये भी कितना, के स्क्वायर प्लस ये कितना, के डॉट जी के डॉट। अब आपको एक चीज और पता है क्या, क्योंकि ए डॉट बी बराबर बी डॉट होता है, नहीं होता, क्योंकि ये तो स्केलर प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, लेकिन ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है। तो प्लस इसे ऐसी रह दूं, के डॉट जी प्लस इसे पलट लूं क्या, के डॉट जी प्लस जी स्क्वायर। तो के स्क्वायर से तो के स्क्वायर का कत्ल हो गया, यहाँ जीरो बचा क्या, 2k डॉट जी प्लस जी स्क्वायर। ये आ गया ना रिजल्ट। और इधर लिख लो इसे 2k डॉट जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होता है इवाल्स कंस्ट्रक्शन में आपका। देखो इसमें क्या, रेसिप्रोकल लैटिस की वैल्यू नहीं आ रही, या इसे ऐसे भी बोला जाता है ब्रैग्स लॉ। इसे क्या बोल देते हैं, ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऑब्जेक्टिव वाले डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर है, या इसे दूसरा नाम बोला जाता है ब्रैग्स लॉ फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। जिसमें आपका मन करे आप उस नाम से याद रख लो। ऑब्जेक्टिव वालों को तो दोनों ही नाम मेनली याद रखने हैं, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बुक में देखूं बुक में कुछ बच तो नहीं रहा। बुक में एक हल्की सी चीज और लिखी हुई है, क्या, इन्होंने लिखा हुआ है जी डॉट जी को कॉमन लिया गया है। क्या लिखा है इन्होंने, लिया हुआ है, देखो इन्होंने इसे इस फॉर्मेट में लिखा हुआ बुक में बता रहा हूं, कभी इस फॉर्मेट में आ जाए और आप छोड़ आओ। प्लस इन्होंने जी स्क्वायर को लिखा हुआ है जी डॉट जी बराबर 0। अब इन्होंने क्या यहां पर लिखा हुआ है के प्लस जी बाई 2 डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सही तो है, ये इन्होंने बुक में लिखा हुआ है, दोनों बात एक ही है। लो जी,
आपको जैसा मन करे वैसे कर लो पीछे का भी स्क्रीनशॉट ले लिया, और इससे पहले का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिला ही चुका हूं। देखो कितना आसान था, आप घबराए मत करो जब तक हमें आपको चिंता की कोई बात नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।